Hey, hello everyone. This is Kasim Qureshi back in with a video on chemical reaction. लिख देता हूँ नाम. तो आज का मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. केमिकल रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. एंड केमिकल रिएक्शन टॉपिक जो है इसका हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन बेटा सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन. तो ऑलरेडी मैंने आपका सेक्शन 1 जो था अपलोड किया था, और क्वेश्चन आंसर सेक्शन का ये जो सेक्शन 2 है ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आपको इसके थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है. तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन पार्ट 2 वी आर डूइंग. आज जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं दैट इज गिव रीजन, गिव साइंटिफिक रीजंस, ठीक है. गिव साइंटिफिक रीजंस. तो आ जाते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे. टेक्सचुअल क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहा तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 45 की तरफ. क्वेश्चंस में लिखने वाला हूँ नहीं, खाली क्वेश्चंस में रीड करूंगा और उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बता दूंगा. तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आई मीन टेक्स्ट बुक में देख रहे हो. व्हेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन is passed through freshly prepared lime water, the lime water turns milky. तो lime water जो है मिल्की कन्वर्जन हो जाता है. क्यों होता है दैट वी हैव टू. तो जैसा कि आपको एक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, दिया भी है आपके बुक में पेज नंबर 37 पे आप वो चीज को देख सकते हो, ठीक है. पेज नंबर 37 स्क्रीन पे भी मैं आपको सेम चीज दिखा देता हूँ. जस्ट अ मिनट. So as you can see on my screen, I have drawn a diagram, okay, that is decomposition of calcium carbonate, we can say. Yes, so I'm writing there decomposition of calcium carbonate. Okay, now in this reaction, here I have taken calcium carbonate. These are calcium carbonate. So when we are heating this substance, okay, like let's say that this is a burner, okay, burner, and we are heating this substance. So when we are heating calcium carbonate, I'm writing that calcium carbonate. So when we are heating it, it will release a gas, and that gas is called as CO2, that is carbon dioxide gas. Okay, now as you can see in the diagram, like two test tubes are there and both the test tubes are connected with the help of a delivery tube. उसमें एक डिलीवरी ट्यूब का कनेक्शन है. तो ये जो गैस है, दिस गैस फ्रॉम हियर इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ दिस बेंड ट्यूब, ठीक है. अब नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मैंने ले लिया है, लेट्स से ये जो है लाइमस्टोन है. क्या है? लाइमस्टोन, ठीक है. तो लाइमस्टोन का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. तो इसका सेकेंड मीनिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब होता क्या है कि जब ये जो गैस है इसमें से पास होती है बेंड ट्यूब में से, अब पास होके जब ये गैस इसमें आएगी तो यहाँ से बबल्स के फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. और जैसे ही इसके फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं, एज यू कैन सी बबल्स फॉर्मेशन आ रहा है. सो व्हेन दिस गैस रिएक्ट्स विद CO2, देन they form a solid insoluble material, and this will turn it as a, it will give a milky appearance to that substance. Okay, so just by saying that, we can say that
कि इसमें इसका जो अपीयरेंस था वो मिल्की हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो क्वेश्चन आपको क्या था वो, व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो आप लिख सकते हो लाइमस्टोन इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली इट विल गिव calcium oxide and carbon dioxide gas. That carbon dioxide gas moves to that, when that carbon dioxide gas is passed through the limestone lime water, not stone, sorry, water I'm writing here, lime water, okay, उसको पानी में हमने मिक्स कर दिया है. So when it passed from the lime water, then because of calcium hydroxide react with CO2, it gives you a solid appearance and the liquid medium turns milky. ठीक है, तो आप उसमें ऐसा रीजन लिख सकते हो. Now moving on to the next question. So बुक में देख लेते हैं आपके सेम पेज पे, पेज नंबर 45 पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. It takes time for pieces of Shabat tile to disappear in HCl, but its powder disappear rapidly. ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या है ये. तो एक्चुअली मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बाय द नेम साइज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक के अंदर मैंने आपको टॉपिक साइज का पढ़ाया था. लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक में मैंने बताया था कि जितना छोटा साइज रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा. करेक्ट, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, लाइक ये मैंने कहा कि ये जो है आपका सॉल्ट के बड़े बड़े पत्थर के शेप में जो सॉल्ट आता है पीसेस के फॉर्म में, ठीक है, तो ये सॉल्ट को जब हम इस सॉल्ट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा डिज़ोल्व करने के लिए. बट अगर मेरे पास फाइन पार्टिकल्स है, एज यू कैन सी हियर लाइक दिस, टाटा नमक, देश का नमक, तो ये जो सॉल्ट है अगर मैं इसको डिज़ोल्व करूँगा तो इसको डिज़ोल्व करने से लाइक क्विकली इट विल गेट डिसअपियर, क्विकली इट विल बी डिसअपियर, राइट. तो अब क्या होगा, सेम चीज एप्लीकेबल है आपके शाहबाद टाइल जो दिया हुआ है, बराबर, शाहबाद टाइल. तो अगर ये टाइल्स के बड़े बड़े टुकड़े हैं और बड़े बड़े टुकड़ों को अगर आप HCl में डिसॉल्व करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम टू डिसअपियर. ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम टू डिसअपियर. वेरेज अगर इसके आपके फाइन पार्टिकल्स है, पाउडर के फॉर्म में है, पाउडर अगर पाउडर के फॉर्म में है उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, सो इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू disappear. Okay, it will get very less time to disappear. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा. थोड़ा सा मैं रीड करके बता देता हूँ उसको. लाइक अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे आंसर. फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, वन ऑफ द फैक्टर for rate of reaction is the size. Okay, because lesser the size, more the reaction is. So when the Shabat tiles are present in the pieces form, then it will take more time to disappear because the surface area becomes less. But whereas if it is in the powder form, then it get a more surface area for reaction and the rate of reaction will increase. Therefore you can say that when it is in the powdery form it will disappear quickly, whereas if it is in the small pieces it will take some time to get disappear. ठीक है, चलिए. Now moving on to the next question, that is question number 3. So I'll just read that question. That question is, while diluting concentrated sulfuric acid, acid is poured into water with constant stirring and not vice versa. तो मीनिंग इसका एकदम सिंपल है. दे आर सेइंग कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हो वाटर के साथ में, तो जब डाइल्यूट करते हो, ओके, तो एसिड इज पोर्ड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड. तो मान लो मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने एसिड्स को फिल कर दिया है, तो यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है, राइट. लेट्स से ये HCl है. ओके, अब अगर मैं वाटर को इसके अंदर डालूंगा तो इसमें से हीट निकलेगी बहुत सारी.
क्योंकि गरम गरम तवे के ऊपर अगर आप पानी स्प्रिंकल करते हो तो कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज ऑफ दैट आपके हाथ पे झटका लग सकता है। सिमिलरली जब एसिड में यू आर एडिंग वाटर, सो व्हेन यू आर एडिंग वाटर इनटू द एसिड देयर विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, and because of that it may cause some harm। ओके तो क्या करते हैं हम लोग, वी टेक लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है, हमने वाटर ले लिया है और फिर वाटर के अंदर step by step, drop by drop, or we can say slowly we are adding acid into it। ओके तो इससे क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो पहले वाले केस में हो रहा था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। सो दिस वे वी कैन प्रिवेंट दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके तो यहाँ पे अपने को कुछ हार्म भी फिर नहीं होने वाला है। ओके सो सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया है तो सल्फ्यूरिक एसिड के एग्जांपल की हेल्प से फिर आपको उसके अंदर करना है। तो लिख देता हूँ द रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। So when water comes in contact with sulfuric acid, the heat will be liberated and it will form a steam. Okay, hence while diluting the acid, acid should be poured into water slowly and not water into acids। Okay, so here we have completed this answer, distributed surface of working accident। So to avoid accident, you can say to avoid accident event in the laboratory, it is always suggested that water acid should be added in water and not water into acid। ठीक है तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके तो ऑयल को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है, तो सबसे पहली बात याद रखिए, ऑयल को जब हम एक्सपोज करते हैं एयर के साथ में तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकता है। ठीक है सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड, okay, when it is exposed to air then oxidation process उसका हो सकता है and because of that oxidation process it will get oxidized। okay so first point मैंने थोड़ा shortcut में लिखा है, what you will write, oil when exposed to air for a long time it reacts with the oxygen in it and gets oxidized। This reduces, or we can say this alters the flavor of the cooked food material and the smelling, like the odor will also get changed। okay it will be very unpleasant and nobody will like that unpleasant food to eat, right? So in order to avoid the oxidation of oil it is always suggested to use a airtight container for storing the food material so that the food will be safe for a longer period of time। If you remember this topic we have studied in rancidity topic, correct? तो जब हमने रेंसिडिटी टॉपिक स्टडी किया था तो रेंसिडिटी में मैंने आपको ये बताया था कि फूड का कैसे रेंसिड फूड हो जाता है, रेंसिडिटी ओके कैसे फूड जो है आपका रेंसिड हो जाएगा, ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके अंदर। ठीक है तो यहाँ पे हमारा गिव रीजन का सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेक्शन में फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन आंसर का टॉपिक, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम जल्दी करेंगे। ठीक है सो हियर वी स्टॉप। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डाला था कि दिसंबर के मंथ में हमारे यहाँ पे रिवीजन बैच चलने वाला है, दिसंबर एंड जनवरी। ओके दो अलग अलग बैचेस है और इसका जो बेटा लाइक पूरे मंथ का जो कोर्स रहेगा दिस इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। तो इसके अंदर आपको टोटल 20 चैप्टर्स है एंड दिस 20 चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, 20 डेज। ठीक है तो 20 डेज में आपके ये चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे और देन यू विल बी बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल कि मतलब कैसे हम 100 में से 100 लेके आ सकते हैं साइंस के अंदर। ठीक है साइंस का एक कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा आपको कि किस तरीके से हम लोग फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्कॉलर्स करते हैं, स्कॉलर्स मतलब
एक पैटर्न होता है उनका स्टडी करने का, तो मैं पैटर्न बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए। आप चैप्टर्स को डिफिकल्ट लगता है तो क्यों डिफिकल्ट लगता है, हर एक चैप्टर्स हम लोग देखेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, और हो सकेगा तो साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। और इसका बेटा जो फीस रहेगा, ज़्यादा फीस नहीं है, इट इज़ जस्ट ₹999 फॉर 20 चैप्टर्स रिवीजन, ठीक है। अब क्योंकि फीस बहुत कम है तो बहुत सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे कि मतलब हम सीट सिक्योर कर लें, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास बहुत लिमिटेड बैचेस है, बिकॉज बहुत से बच्चों ने अप्लाई कर भी चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर रिवीजन, ठीक है। तो आप भी एनरोल करिए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बैच में अपना एडमिशन करा लीजिए, ओके। बिकॉज आई थिंक एक बैच फुल हो गया है उसका, ओके। तो ज़्यादा नहीं, 5-6 बैचेस रहने वाले हैं उसके, तो उसके हिसाब से आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हो मुझे 8652408057। ये आपका सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज आना चाहिए, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। आप क्या मैसेज टाइप करोगे, सबसे पहले आपका नेम, ठीक है, एंटर करके यहाँ पे अप्लाइड फॉर एसएससी साइंस रिवीजन, ठीक है। अप्लाइड फॉर एसएससी साइंस रिवीजन फॉर दिसंबर एंड जैन बैच, ठीक है। बस इतना लिख के आप अगर छोड़ दोगे, यहाँ पे आपका प्लेस, आप जहाँ पे आप रहते हो वो प्लेस, ठीक है। तो बस इतना करके आप छोड़ दोगे तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली मैसेज रीड करके फीडबैक दे दिया जाएगा कि कौन सी बैच अवेलेबल है, ओके। चलिए, तो सेक्शन में यहाँ पे एंड करता हूँ। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।